नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। आज का जो मुद्दा है वो है प्रधानमंत्री पद को लेकर। आखिरकार 2014 में कौन इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, यही ऊहापोह यूपीए में है और यही ऊहापोह हमको देखने को मिल रहा है एनडीए के अंदर। एनडीए के अंदर खासकर इसलिए क्योंकि राष्ट्र जो उनकी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, वो यहां पर 2 दिवसीय एक बैठक कर रही है। बीजेपी को जताना, बताना और समझाना चाहती है कि वो अपने कैंडिडेट का नाम चुनाव से पहले डिक्लेयर करें। समय सीमा हालांकि उन्होंने नहीं दी है। नरेंद्र मोदी को नहीं चाहते हैं, ये भी खुलकर नहीं बोला है, लेकिन विरोध नरेंद्र मोदी का है, ये सब जानते हैं। सवाल आखिरकार ये उठता है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जो कभी साथ साथ मिलकर राजनीति किया करते थे, आज उन दोनों के बीच इतनी दूरी कैसे हो गई। 2002 में जब दंगे हुए थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनकर अहमदाबाद गए थे और नीतीश कुमार वाजपेयी सरकार के अंदर रेल मंत्री थे। तब नीतीश ने कोई इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि वो बार बार नीतीश के इस्तीफे की बात करते हैं। सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या नीतीश कुमार की धर्मनिरपेक्षता एक छलावा है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्यों जाना पड़ा था इन्हीं नीतीश कुमार को बीजेपी के कैंप के अंदर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी के नाम से भी परहेज है। उन्हें नरेंद्र मोदी के नाम में ही सांप्रदायिकता की बू आने लगती है, लिहाजा वो मोदी पर हमला भी करते हैं तो नाम लिए बिना। अब बड़ा सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार की धर्मनिरपेक्षता सियासी फायदे नुकसान से तय होती है। अगर वाकई नीतीश कुमार को अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि की इतनी ही फिक्र है, उनकी धर्मनिरपेक्षता मोदी का नाम लेने या मोदी से हाथ मिलाने से दूषित होने लगती है, तो फिर उन्होंने बीजेपी को गले लगाने का गुनाह क्यों किया। जी हाँ, 1996 में जिस वक्त नीतीश कुमार समता पार्टी के कद्दावर नेता थे, उस वक्त तक राजनीति में बीजेपी की छवि सांप्रदायिक पार्टी की ही थी। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने का आरोप बीजेपी के तमाम आला नेताओं पर था और 1996 में बीजेपी के एजेंडे की शुरुआत ही राम मंदिर मुद्दे से होती थी। फिर भी जब 1996 के चुनाव के बाद जब सरकार बनाने के लिए बीजेपी को दूसरी पार्टियों के सहयोग की जरूरत पड़ी, तब शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल के बाद सबसे पहले नीतीश कुमार की समता पार्टी ने ही बीजेपी का हाथ थामा था। आखिर तब कहां चली गई थी नीतीश कुमार की धर्मनिरपेक्षता। तो इस तरह से जन्म हुआ समता पार्टी का, और समता पार्टी का सबसे पहला पॉलिटिकल अलायंस हुआ। समता पार्टी जो क्लेम करती थी कि वो एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर पार्टी है, उसने उस पार्टी से अलायंस किया जिस पर आरोप था बाबरी मस्जिद के विध्वंस का। सबसे पहले चलता हूं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राजीव रंजन जी जुड़े हुए हैं जो कि जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ गिरिराज सिंह जुड़े हुए हैं जो कि मंत्री हैं नीतीश सरकार में और नरेंद्र मोदी के बड़े डाई हार्ट फैन माने जाते हैं। अरविंद मोहन जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ संजय झा हमारा कांग्रेस.com के हैं और हमारे साथ थोड़ी ही देर में चंद्रा सिंघवी जो कि जनता दल यूनाइटेड के महासचिव है, वो भी जुड़ेंगे। बैठक से सीधे हमारे इस कार्यक्रम तक आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा राजीव रंजन जी आपसे, बीजेपी अगर एक कम्युनल पार्टी थी तो 1995 में आपने उनके साथ अलायंस कर ये राजनीतिक छलावा क्यों किया? नहीं, किसी भी अवसर पर हमारी पार्टी ने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक कम्युनल पार्टी है और हमारा गठबंधन। तो मतलब आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है? हमारी पार्टी ने कभी भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी नहीं कहा और हमारा गठबंधन जिन परिस्थितियों में भी मतलब आप ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक पार्टी नहीं है? निश्चित तौर पर हमारी पार्टी ने बराबर कहा है और लगातार हम सांप्रदायिक सद्भावना के सवाल पर बिहार एक मिसाल है जहां हमारी प्रतिबद्धताएं और जो वैचारिक पृष्ठभूमि है वो अलग रहने के बाद भी हम लोगों ने पूरी सहमति के साथ कई ऐसे कार्यक्रम चलाए जो हो सकता है घटक दलों में कई बार अस्वाभाविक स्थितियां बनती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पूरी तरह से सौहार्दपूर्ण वातावरण में, चाहे अल्पसंख्यक कल्याण के कार्यक्रम हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बिहार में शाखा को लाए जाने का सवाल हो, जिस तरह से एमएसडीपी के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन बिहार में हुआ है, ये एक मॉडल है कॉलिशन पॉलिटिक्स के लिए बिहार। इसलिए कि आज देश में पिछले 25 वर्षों में घटक ये गठबंधन की राजनीति का मतलब ये देश जानता है। 2 बड़े गठबंधनों के बीच में इस देश की राजनीति है और उसके सबसे स्वाभाविक
एक मॉडल के तौर पर बिहार को हम देखते हैं। चलिए, सबसे स्वाभाविक मॉडल के तौर पर इतना बड़ा दिल है आपका, इतनी बड़ी धर्मनिरपेक्ष छवि है पार्टी की, हाँ कर दीजिए, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बन जाने दीजिए। दिक्कत क्या है राजीव रंजन जी? देखिए, पहले कभी भी हमारी पार्टी ने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, और जहां तक धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर हमारी प्रतिबद्धता का सवाल है, बाइट रिकॉर्ड करके दिखाना शुरू करूंगा राजीव रंजन जी, अगर मैं बाइट निकाल कर दिखाना शुरू करूंगा ना, नीरज कुमार जी हुए, आपके साबिर अली हुए, जितने भी आपके प्रवक्ता घूम रहे हैं शहर में, हर आदमी ने चिल्ला चिल्ला कर नरेंद्र मोदी का नाम लिया है। इस बात तो मैं फिर से आर्गुमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जब अगर आप आर्गुमेंट करें तो दीपक चौरसिया जी, आपने देश को काफी बारीकी से देखा है और आप एक प्रखर पत्रकार हैं। गठबंधन धर्म के निर्वहन में कई बार अलग अलग घटक दलों में ऐसी बातें होती हैं, लेकिन पार्टी एक फैसले पर आती है और उस फैसले के साथ पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उस पर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं ने कई बार कई बातें रखी हैं और हमारे दल के भी कई नेताओं ने कई बातें रखी होंगी, लेकिन आधिकारिक तौर पर हमारी पार्टी का जो गठजोड़ है, जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो एक मजबूत गठबंधन है और अटूट गठबंधन है। तो देश में इतना इस समय हंगामा क्यों टूट है, लेकिन इस समय देश में इतना हंगामा क्यों मच गया हुआ है कि ये आखिर हंगामा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं मचाया, कांग्रेस ने नहीं मचाया है, ये आपकी पार्टी ने इस समय लगातार जो बयान दिया है, पहले नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के और बाद में बिना नाम के, उसके कारण देश में वितंडा खड़ा हुआ है। अभी जो कुछ आप कह रहे हैं वो तो बिल्कुल उसके विपरीत है। अवधेश जी, इसमें कहीं कोई विपरीत बात नहीं है। मैंने आपको कहा, गठबंधन धर्म के निर्वहन में कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं जहां हम असहमत होते हैं कई सवालों पर। सहमति जिन सवालों पर है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और सहमति के इन्हीं बिंदुओं के जरिए हम 2 दशक की राजनीति पूरी करने जा रहे हैं, और इस बीच सफलतापूर्वक हम 5 संसदीय चुनाव लड़े, और हमारे यहाँ बिहार के कई विधानसभा के आम चुनाव और लगातार उपचुनाव हम साथ मिलकर लड़ रहे हैं, और हम बेहतर परिणाम भी दे रहे हैं देश और राज्य को। हमारा ये मानना है, जहां तक धर्मनिरपेक्षता को लेकर के हमारी पार्टी का हमारे पार्टी की जो प्रतिबद्धता है वो स्पष्ट है, जग जाहिर है। व्यक्ति विशेष को लेकर के हमने कभी कोई बात नहीं की है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जो मानक रखे, जो सुझाव रखे दिए, वो कहीं ना कहीं देश की जो परिस्थितियां है, मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस एक कंट्री जिसमें अलग अलग तरह की प्रतिबद्धता है। राजीव जी, भोजन निमंत्रण देकर के भोजन रद्द कर देना नेताओं को, ये व्यक्ति विशेष पर निशाना था। पत्तल खींच लिया, गुजरात के बाढ़ राहत का पैसा वापस करना ये व्यक्ति था। उसके एक तस्वीर हाथ मिलाते हुए पर इतनी तीखी प्रतिक्रिया ये व्यक्तिगत नहीं था, और एक व्यक्ति को गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए नहीं आने देना ये व्यक्तिगत नहीं था। आपके तमाम बातों का जवाब मैं बहुत संक्षिप्त, विचारधारा है राजीव, और देश राजीव जी कह रहे हैं विचारधारा है, और इसी विचारधारा ने पत्तल खींच लिया। नहीं, सबसे पहली बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी के बिहार का कार्यक्रम हमारी पार्टी नहीं तय कर सकती है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी को के आयोजन समिति को उनके कार्यक्रम लगाने हैं, तो हमारी कोई भूमिका नहीं है भारतीय जनता पार्टी के कौन नेता हमारे राज्य में आएंगे, कौन नहीं आएंगे, ये उनकी पार्टी को तय करना है। और जहां तक आपने भोज की राजनीति पर जो बातें रखी, एयरपोर्ट पर वर्बेटम बताता हूं क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कही थी, एयरपोर्ट पर वर्बेटम बताता हूं क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कही थी नरेंद्र मोदी के बारे में नीतीश कुमार जी ने, माननीय नीतीश कुमार जी ने, और उस शेड के अंदर मैं भी मौजूद था। उनसे पूछा गया क्या बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी प्रचार करने आएंगे, उन्होंने कहा हमारी उनके बारे में रिजर्वेशन है, और हमने अपनी ये राय स्पष्ट तौर पर बीजेपी हाईकमान को बता दी है कि वो यहाँ पर प्रचार करने नहीं आएंगे। इसमें बीजेपी कहाँ से बीच में आ गई? दीपक जी, मैंने किसी अवसर पर नहीं सुना। मैं आपके ज्ञान को चुनौती नहीं दे सकता हूँ, आपकी जानकारी को भी मैं चुनौती नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं जानकारी है कि कभी किसी अवसर पर अगर मैं चाहूँ तो डायरी निकाल के डेट और टाइम बता सकता हूँ आपको। जी, ये सब रिकॉर्ड है, ये अगर आप मुझे 5 मिनट वक्त दें तो मैं डायरी निकाल के डेट और टाइम बता सकता हूँ आपको। मुझे जानकारी नहीं है, मैंने किसी अवसर पर ऐसी बात नहीं सुनी। हम लोगों के डिस्कशन में भी जनता दल यू के सांसद या नेता 2-2.5 महीने पहले आते थे तो सीधे बोलते थे कि जिस दिन नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार बनाया उस दिन हमारा गठबंधन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये कोई हवा की बात आप नहीं पूछ रहे हैं, पता नहीं ये अभी जो कुछ भी बोल रहे हैं उससे तो देश में और संशय पैदा होगा।
नहीं, पता नहीं संशय को किस दृष्टि से आप देख रहे हैं। हमने ये कहा हमारी प्रतिबद्धता बिल्कुल स्पष्ट है। धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर न हमें किसी की नसीहत चाहिए न सलाह चाहिए, वो हमारी प्रतिबद्धता है और उस प्रतिबद्धता के साथ हमने एक लंबा सफर तय किया है। जहां तक गठबंधन के बीच कई असहज स्थितियों का सवाल है, वो सवाल उभरेंगे और आगे भी इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती है कि गठबंधन के आगे के सफर में ऐसी स्थितियां नहीं आएंगी। सवालों पर मतभेद उभरेंगे, उन मतभेदों पर काबू पाना है और अपने मूल्यों से हम समझौता नहीं करेंगे। इसके बीच गठबंधन को रास्ता तय करना। दीपक जी हाथ जोड़ रहे हैं। चलिए, गठबंधन को रास्ता तय करना, मैं आगे चलता हूं। बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, सबका समावेश करना पड़ेगा हमको। सबसे पहले चलता हूं गिरिराज जी के पास। गिरिराज जी, आप इकलौते हैं जो डंडा और एजेंडा उठाकर लेकर बैठे हुए हैं बीजेपी का, वरना तो सुशील मोदी जैसे आपके उप मुख्यमंत्री हैं, मुझे तो लगता है वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो चुके हैं। मुझे आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। राजीव रंजन जी को क्या हो गया कि बदले बदले से नजर आ रहे हुआ? मैं निवेदन करूंगा दीपक जी, सर्वप्रथम आपके तरफ से हो रहा था कि 96 में भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक रंग से रंगा हुआ था। मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं इसे खारिज करता हूं। इसी बिहार में लोहिया जी के नेतृत्व में 96 मैं उसी को हाँ 1996 दीपक जी, लेकिन उसके पहले इसी बिहार में जब लोहिया जी ने गैर कांग्रेसी सरकार बनाया था तो जनसंघ कम्युनिस्ट और भारतीय समाजवादियों का था। भारतीय जनता पार्टी को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि हम सेकुलर है या कॉमनल हैं। इसलिए मैं आपत्ति दर्ज करता हूं कि कोई मुझे आप कहे कि आप कॉमनल थे 96 में। मैं पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये मैं कह रहा हूं कि जदयू ने जो विषय आज अपने कार्य समिति की बैठक के बाद रखा है, ये बात तो हम भी पहले से कह रहे थे कि साहब चुनाव की घोषणा अभी हुआ नहीं, कांग्रेस की सरकार आईसीयू में चल रही है, कब उसका ऑक्सीजन खत्म हो जाए, सरकार गिर जाए, इस स्थिति में जब चुनाव की घोषणा होगी तो निश्चित रूप से हमारे नेता पार्लियामेंट्री बोर्ड एनडीए के लोग तय करेंगे नाम, और नाम होगा हम जब चुनाव के मैदान में जाएंगे तो हमारा इस स्थिति में जब चुनाव की घोषणा होगी तो निश्चित रूप से हमारे नेता पार्लियामेंट्री बोर्ड एनडीए के लोग तय करेंगे नाम, और नाम होगा हम जब चुनाव के मैदान में जाएंगे तो हमारा कप्तान होगा, कप्तान का नाम लेकर के जाएंगे। उसके बाद मुझे कोई भय नहीं है कि हम चल रहे हैं, कौन कांग्रेस की सरकार की बात कर रहे हैं, इसकी चिंता नहीं है। गिरिराज जी, आप तो कांग्रेस की सरकार की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि पटना में जो आपकी सरकार है, आपकी सरकार है जिसमें आप मंत्री हैं, वो खुद आईसीयू में है। मोदी नाम का ऑक्सीजन जैसे ही लगेगा आपकी सरकार पर, सब मंत्री उसके बाहर खड़े होंगे जनता दल यूनाइटेड के। इस बात आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कह लीजिए गिरिराज जी। कह रहा हूं दीपक जी, आपने अच्छी बात आप अच्छी बात शुरू किए हैं। बिहार में जो सरकार चल रही है, गठबंधन की सरकार, ये न भारतीय जनता पार्टी की है न जदयू की है। बिहार के 10.5 करोड़ जनता ने कुशासन के विरुद्ध में हम लोगों को शासन में बिठाया, और जब सुशासन दिया तो भारी बहुमत दिया। जो लोग इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे उन्हें 10.5 करोड़ जनता कभी माफ नहीं करेगी। गलतफहमी में न जदयू रहे न बीजेपी रहे कि ये सरकार इन दोनों की सरकार है। जी गिरिराज जी, आप टीवी पर आकर आप टीवी पे आकर बड़े रिफाइंड हो जाते हैं, वरना मैंने तो ये भी सुना है, और अवधेश जी से इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगा, उसके बाद में हमारा कांग्रेस.com वाले संजय झा साहब के पास चलूंगा, कि बिहार में जनता की सरकार थोड़ी ना है। बिहार में 80% नीतीश कुमार की सरकार है और 20% सुशील कुमार मोदी की। अवधेश जी सहमत है इससे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी या सुशील कुमार मोदी, गिरिराज जी हमारे मित्र हैं, क्षमा करेंगे, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि हमारे नेता उप मुख्यमंत्री नहीं है,
ये तो नीतीश कुमार के सहयोगी की भूमिका में है, ये कहते हैं। और हमारी पार्टी एक पिछलग्गू पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, और पार्टी के अंदर एक आक्रोश भी है। और गिरिराज जी स्वयं उस आक्रोश को टीवी पर कई बार प्रकट कर चुके हैं, और उसके कारण पार्टी में लोकप्रियता भी नहीं कर पा रहे ना, नौकरी का संकट है। नहीं, नौकरी का संकट है इस समय। दीपक जी, आपको भी पता है कि नीतीश कुमार जनता दल के साथ साथ भाजपा को भी चला रहे हैं, और उनकी आवाज जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर की भी आवाज है। बिल्कुल, इसीलिए वो मिलने अभी अरुण जेटली जी के घर पहुंचे, अरुण जेटली जी के घर पहुंचे नीतीश कुमार जी। मैं सबसे पहले चलता हूं अरविंद मोहन जी के पास। अरविंद मोहन जी, क्या आप मानते हैं कि वहां पर वाकई एक कोएलिशन सरकार चल रही है? आपको नहीं लगता नीतीश कुमार का धर्मनिरपेक्षता एक छलावा है, सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स है, इसके पीछे कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई आइडियोलॉजिकल अवधारणा नहीं है? देखिए, एक मायने में आपकी बात सही है कि ये एक स्ट्रेटजी है, क्योंकि जब जॉर्ज साहब ने पार्टी बनाई और बीजेपी से रिश्ता बनाने की बात आई तो शहाबुद्दीन की पूरी टीम बाहर हो गई। और वही समय था जब एक पार्टी, हम सेकुलर बोलते थे, शहाबुद्दीन एस को सेकुलर कहते थे, और फिर जॉर्ज साहब बोले कि फिर हमको तुम लोग कम्युनल बोल रहे हो। तो ये बंटवारा उस समय हो चुका है ऑलरेडी। और 96 के बीजेपी को अगर गिरिराज जी नहीं मानते हैं कम्युनल, बाबरी मस्जिद गिराने वाली पार्टी को, तो और कौन कम्युनल काम होगा इस मुल्क में? तो तब अगर समता पार्टी और जेडीयू ने अलायंस किया तो वो अपनी पॉलिटिक्स है। लेकिन ये भी उतनी ही बात सच है कि नीतीश कुमार ने या शरद यादव ने या जॉर्ज फर्नांडिस ने कोई ऐसा काम नहीं किया अभी तक के लंबे पॉलिटिकल कैरियर में जिसको आप कम्युनल उस हिसाब से बोल। एक मौका परस्ती का ऐलान जरूर आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं किया जो दंगा कराने वाला हो या दंगा न रोकने वाला हो। अगर दंगा होने वाला हो तो रोकने का काम अगर ये दोनों तीनों बड़े नेता इन्होंने किया है जरूर। अब ये जरूर एक मसला उनके लिए है, और उसमें बिहार के मुसलमान वोटों का बहुत बड़ा हिस्सा है कि आगे की पॉलिटिक्स में क्या होगा। और अगर नरेंद्र मोदी आगे आते हैं तो इसमें कसूरवार, अगर नीतीश कुमार ने पहले नाम लेके बात शुरू की है तो वो कसूरवार हैं, और उससे बड़ा कसूरवार लेकिन मैं कहूंगा कि बगैर पार्टी में, बगैर एनडीए में, बगैर अलायंस के किसी पार्टनर से बात किए नरेंद्र मोदी जिस किस्म का व्यवहार करने लगे हैं गुजरात चुनाव और खासतौर से बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में आने के बाद से, जैसे उन पे जिम्मा आ गया है कि अब वो कांग्रेस को हराएं और प्रधानमंत्री की सारी जिम्मेवारी निभाएं, महिलाओं को आगे करें, गुजरात की सेवा कर चुके अब देश की सेवा करें, तो इस बैलेंस को तोड़ने का काम ज्यादा उनकी तरफ से हुआ है। और अगर इस समय भी जेडीयू ये सब नहीं करे जो तो फिर उसका अपना वोट बैंक खिसकेगा, तो वो नरेंद्र मोदी के वोट बैंक के भरोसे अपना काम नहीं चला सकते। नरेंद्र मोदी के वोट बैंक के भरोसे। लेकिन संजय झा साहब, आपको नहीं लगता कि आपकी कांग्रेस पार्टी, ये दोनों झगड़ रहे हैं तो दोनों के बीच चारा डाल रही है? जनता दल नाराज हुई तो उसको चारा पकड़ा दिया कि भाई हम आपको देखिए दीपक, ये इनका आंतरिक मामला है, लेकिन देखिए हकीकत क्या है। लेकिन दीपक देखिए हकीकत क्या है। हकीकत यही है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले लोकसभा के चुनाव में उनको उत्तर प्रदेश में सिर्फ 10 सीट मिला था। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि चाहे ये जितना भी प्रचार कर लें, जितना भी अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश करें, यदि किसी भी पार्टी को मजबूत होकर सत्ता में आना है तो बिहार और यूपी में अच्छा प्रदर्शन होना अनिवार्य है। अब भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में भविष्य में भी उनका प्रदर्शन सही नहीं होगा। मैं भी उत्तर प्रदेश में कुछ हफ्ते पहले था और ग्राउंड लेवल पर उनके लिए कोई सहमति नहीं है। आम लोग वहां पर भारतीय जनता पार्टी के बारे में चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। तो इनके रणनीति में बिहार बहुत अहम एक राज्य हो जाता है। लेकिन अभी 10 साल तक ये विपक्ष में बैठे हुए लोकसभा में, अब नीतीश कुमार जी का जितना भी उनके बारे में लोग कहते हैं कि बिहार बहुत सफल हुआ है, वो अच्छा काम भी किए, इसको मैं नजरअंदाज नहीं करूंगा। परंतु बहुत बड़ा जो प्रश्न है जो आपने ही खुद ही अभी उठाया था, वो ये कि वहां पर भी अभी एंटी इनकम्बेंसी भी बढ़ रहा है। ऐसी बात नहीं है कि बिहार में विकास हो गया है तो गरीबी खत्म होगी, या जो पिछड़े लोग हैं उनका जिंदगी अचानक बदल गया है, या भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। उनके विरुद्ध भी बहुत सारे प्रदर्शन हुए हैं। तो ऐसा बात ये इस बात को लेकर भी जेडीयू काफी तनाव है, उनमें भी काफी एक दबाव भी है। और नरेंद्र मोदी को लेकर जो उनको अभी जो चिंता हो गया कि अचानक ये एक व्यक्ति, एक शख्स खड़ा हो गया है जो ये दावा दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी को दबाव में कह रहा है कि देखिए मैं ही एक प्रधानमंत्री का एक कैंडिडेट हूं।
मैं भाजपा के अंदर भी इसको लेके बहुत मैं समझता हूं कि बहुत लोग इसको लेके चिंतित हैं। तो जेडीयू का चिंतित होना ये बिल्कुल स्वाभाविक है। और यदि नरेंद्र मोदी यदि कैंडिडेट हुए तो मैं समझता हूं कि आपको माफ कीजिएगा, एक मिनट के लिए रोकूंगा, और मुस्लिम वोट्स विल गो अगेंस्ट जेडीयू। ठीक है, मुस्लिम वोट आपका आकलन है, लेकिन इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज की तरफ ले चल रहा हूं मैं आपको, जो बड़ी ब्रेकिंग है। शायद लोग इस हकीकत से वाकिफ नहीं होंगे। हमने सवाल उठाया था, क्या नीतीश कुमार की धर्मनिरपेक्षता एक छलावा है? अगली जो आवाज सुनेंगे उसके बाद आप इस बात पर यकीन कर जाएंगे कि 2002 में जो दंगे हुए थे, उस दंगों के बाद समता पार्टी, जो पार्टी हुआ करती थी, जिसके नेता जॉर्ज फर्नांडिस थे, जिसके नेता नीतीश कुमार थे, जिसकी नेता जया जेटली थी, उसके अंदर क्या हुआ। सीधे चलता हूं शंभू श्रीवास्तव जी के पास, जो कि उस वक्त समता पार्टी के प्रवक्ता थे। शंभू श्रीवास्तव जी, जब आपने गुजरात पर कार्रवाई की बात करी, जब आपने नरेंद्र मोदी को हटाने की बात करी, पार्टी ने तो आपकी बात नहीं सुनी, बल्कि आपको समता पार्टी से निकाल दिया गया। देखिए, इसीलिए मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि नीतीश जी नरेंद्र मोदी का कैसे विरोध करते हैं। इससे बड़ा पाखंड कुछ हो नहीं सकता है। 2002 में जब मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी को हटा देना चाहिए मुख्यमंत्री पद से, भाजपा को किसी और को चुनना चाहिए, तो पूरी पार्टी ने हमको डिसोन कर दिया। और अगले दिन ही, जिसके बाद मैंने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया और महासचिव पद से भी इस्तीफा दे दिया। और उस समय नीतीश जी एक शब्द नहीं बोले नरेंद्र मोदी के सवाल पर, बल्कि 2 साल तक वो मंत्री रहे केंद्र में, भाजपा के साथ वो सत्ता का सुख उठाते रहे और एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। जब चुनाव हार गए तो हारने के बाद उनको नरेंद्र मोदी बुरे लगने लगे। जब तक वो मंत्री थे तब तक वो नहीं समझे, और अभी उनका लगता है कि उनके सत्ता के खेल में नरेंद्र मोदी कहीं बाधा हो सकते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी का खिलाफत कर रहे हैं। उसमें कहीं सिद्धांत नहीं है। अगर सिद्धांत होता तो रामविलास जी ने इस्तीफा दिया था, ये क्यों नहीं इस्तीफा दिया इन्होंने? इसलिए सिद्धांत है ही नहीं कहीं इसमें। दूसरा, भाजपा के साथ 10 साल से बिहार में, इतने सालों से बिहार में शासन कर रहे हैं, और सिर्फ नरेंद्र मोदी को आप सांप्रदायिक मानते हैं। या तो पूरी भाजपा सांप्रदायिक है, या नरेंद्र मोदी, आप भाजपा ने ही नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, वो किसी और दल के मुख्यमंत्री नहीं है। तो भाजपा धर्मनिरपेक्ष और नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक, ये मेरी समझ के बाहर। बिल्कुल, मेरी भी समझ के बाहर है कि बीजेपी तो हमारी दोस्त है, लेकिन नरेंद्र मोदी जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। ये केसी त्यागी का आज का बयान था। लेकिन फॉलो अप सवाल के तौर पर शंभू श्रीवास्तव जी, ये जानना चाहूंगा, जब आपने पार्टी के सामने ये बात रखी कि 2002 के दंगों के बाद नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए, तब नीतीश कुमार का क्या रुख था? नीतीश कुमार ने आपसे व्यक्तिगत तौर पर कोई बात की? जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने व्यक्तिगत तौर पर कोई बात की? जया जेटली ने कोई बात की? मैं आपको बता रहा हूं, उस समय पार्टी में नीतीश कुमार मुझसे बुरी तरह नाराज हुए, और उन्होंने, उसके अलावा जॉर्ज साहब भी नाराज हुए थे उस समय। और लेकिन जॉर्ज साहब की नाराजगी की वजह यह थी कि मैंने उनसे इस सवाल पर स्पष्टता से बात हमारी नहीं हो पाई थी हम दोनों की, लेकिन वो भी नाराज हुए थे। अगर मुझे याद है कि पार्टी नेतृत्व में उस समय दिग्विजय सिंह जी हुआ करते थे, स्वर्गीय अब हो गए, उन्होंने जरूर पार्टी के अंदर हमारे सवाल को कहा कि नहीं, इन्होंने सवाल ठीक उठाया है, ये बात उन्होंने पार्टी के अंदर कही थी। लेकिन जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है, आप बताइए, रेल मंत्री थे, और वहां पर जहां ये हादसा हुआ था गुजरात में स्टेशन पे, एक बार देखने गए थे क्या? ये क्यों नहीं गए? देखने तो जाना चाहिए था इनको। बिल्कुल नहीं गए, बिल्कुल नहीं गए। अभी एक कोई बयान उस अवधि में अगर इन्होंने दिया होता नरेंद्र मोदी के खिलाफ, कभी जितना जोर शोर से आजकल ये बोल रहे हैं, पूरी भाजपा की कार्यकारिणी को निमंत्रण देके और निमंत्रण वापस ले लेते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी आ जाएंगे। इतना जो इनका नरेंद्र मोदी से इतना ज्यादा आजकल घृणा हो गई है, उस समय क्या हो गया था? क्यों नहीं बोले थे? इसलिए सत्ता का खेल है, सिद्धांत है ही नहीं कहीं। सत्ता का खेल है, सिद्धांत है ही नहीं कहीं। सीधे चलता हूं राजीव रंजन जी, बेहद गंभीर आरोप, मैं आपकी प्रतिक्रिया पर आता हूं। राजीव रंजन जी, बेहद गंभीर आरोप आपकी पार्टी पर और खासकर नीतीश कुमार जी पर।
क्या सफाई आपके पास? पहली बात तो अगर देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजधर्म की सलाह दी थी, तो वो कैबिनेट की सामूहिक भावना उनके द्वारा दिए गए सलाह से परिलक्षित हुई थी। नीतीश कुमार जी कैबिनेट के एक मेंबर थे और कैबिनेट का सामूहिक जो उनकी भावना थी वो कहीं न कहीं परिलक्षित हुई थी देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात दंगों के 15 दिन बाद वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने खुद ने कहा था जहां नहीं, मैं आपको दीपक जी मैं एक बात अभी शंभू श्रीवास्तव जी से मैं पूछना चाहता हूँ, वहां पर खुद वाजपेयी जी के उन्होंने जो आरोप लगाए हैं धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर नीतीश कुमार जी से उन्होंने जो बातें पूछी हैं 2002 के अटल जी, दीपक जी पहले उनके आरोप का मैं एक जवाब जरूर उनसे चाहूंगा। उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, मैं उनके साथ मौजूद था। नीतीश कुमार जी गोधरा के सवाल पर उनकी भूमिका को लेकर के उन्होंने पार्टी छोड़ दी और उसके बाद वो फिर से पार्टी में शामिल रहे, विधान परिषद में सदस्य रहे और अभी उन्होंने इस्तीफा किया। दूसरे बड़े नेताओं को नैतिक मानदंडों की सलाह देना बहुत आसान है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में उस आचरण को सही तरीके से अमली जामा पहनाना बहुत ही मुश्किल का समय है। और आज यही वजह है कि शंभू शरण श्रीवास्तव जी ने उन दिनों पार्टी इसलिए छोड़ी कि गोधरा का सवाल था और फिर से वापस आ गए, इसलिए कि उनको एक फिर से धर्मनिरपेक्ष नेता की छवि उनको कहीं दिखने लगी। ऐसे सवालों से देश के सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार जी ने धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर बहुत ही स्पष्ट संकल्प लिया और संदेश दिया है देश को हर मौके पर। और हमारे राज्य में जो व्यक्तिगत आरोप है आप सीधे पूछ सकते हैं। बोले जी समझ के बाहर के बाद इनको क्या पता है नीतीश के बारे में? जो मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ, इनको क्या पता है? तो लालू जी की पार्टी में रहे हैं, अभी आए हैं जदयू में। नहीं 32 वर्षों के हम लोगों के राजनीतिक कैरियर के बारे में आप इतनी आसानी से मत समेट दीजिए। आपके पास राजनीतिक अनुभव रहा होगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना कि 2002 में अगर आपको नीतीश कुमार जी में कमियां दिखी, फिर कैसे लौट करके आप दोबारा उस पार्टी में चले आए और विधान परिषद की सदस्यता आपने स्वीकार की और लंबे समय तक आप इस अपेक्षा में रहे कि आपको मंत्री परिषद में जगह मिले और फिर आपने पार्टी दोबारा छोड़ दी। आप दूसरों की बात आप कर रहे हैं, आप पहले अपनी बात तो बताइए। सार्वजनिक जीवन में दूसरों को सलाह देने के पहले अपने आचरण को दुरुस्त कीजिए। और नीतीश कुमार जी को आपको सर्टिफिकेट की जरूरत है। नीतीश कुमार जी आप दोनों की बात हो गई, जा सकते हैं। आप दोनों की बात हो गई। राजीव रंजन जी, मेरा सीधा सवाल है आपसे, एक लाइन में जवाब चाहूंगा क्योंकि कई सारे लोग बैठे हुए हैं। सुधांशु मित्तल जी बैठे हुए हैं मेरे साथ अवधेश जी बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। एक लाइन में सीधा और ऑनेस्ट जवाब। मैं नेता नहीं हूं, मुझे ना पद चाहिए, ना गद्दी चाहिए, ना कुर्सी चाहिए, ना कुछ चाहिए। मेरा बड़ा सीधा सवाल है एक तटस्थ पत्रकार के तौर पर कि आखिरकार क्या मजबूरियां थी नीतीश कुमार की? अगर वो इतने बड़े धर्मनिरपेक्ष नेता थे तो गुजरात दंगों के वक्त इस्तीफा देने की तो छोड़िए, साबरमती एक्सप्रेस के अंदर जो कुछ हुआ उसकी जांच के लिए उन्होंने कमेटी तक नहीं बनाई। क्यों? एक समय में 2 जांच नहीं हो सकते थे और एक जांच ऑलरेडी चल रही थी। 2 जांच एक तरह से में लिखा है, न्यायिक नहीं ये कौन से कानून में लिखा है? न्यायिक सलाह थे उसके हिसाब से एक समय में 2 नहीं बनाई। क्यों? एक समय में 2 जांच नहीं हो सकते थे और एक जांच ऑलरेडी चल रही थी। 2 जांच एक तरह से में लिखा है, न्यायिक नहीं ये कौन से कानून में लिखा है? न्यायिक सलाह थे उसके हिसाब से एक समय में 2 जांच नहीं हो सकते हैं। इस पर आप किसी विधिवेत्ता से सलाह ले लीजिए। उन स्थितियों में यही कंसल्टेशन प्रोसेस में बात आई थी। एक जांच जब चल रही है तो दूसरी जांच नहीं हो सकती। जितनी रेलवे की दुर्घटना होती है उसकी FIR लोकल थाने में भी लिखी जाती है, GRP में भी लिखी जाती है। उसकी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए थे और दोनों जांचों से भ्रम हो सकता था, इसलिए एक ही जांच के नतीजे का इंतजार करना था। और लगातार जिन वालों पर उनकी प्रतिबद्धता स्पष्ट है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग जिनके राजनीतिक हित नहीं सकते हो वो इस तरह के आरोप मढ़े और नेशनल चैनल पर आकर के किसी की छवि को आहत करने की कोशिश करें। हम लोग इन सवालों पर कम से कम उनको ऐसी अनुमति नहीं दे सकते हैं कि उनकी व्यक्तिगत कुंठा हो सकती है, उनकी परेशानियां हो सकती है, उनकी निजी परेशानियों के लिए देश सफर करे या पार्टी सफर करे, ऐसा संभव नहीं है। अरे ये नीतीश कुमार की नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता आप अपनी धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखिए, देश सफर न कर पाए। अवधेश जी देखिए, इस समय जैसे कोई व्यक्ति राजनीति में राजनीति में बहुत सोच समझ के शायद कदम बढ़ाता है,
लेकिन कई बार वो उल्टा पड़ जाता है सीधे सीधे। लेकिन आप इतना आगे बढ़ चुके होते हैं कि आवश्यक होते हुए भी पीछे लौटने की स्थिति नहीं रहती है, और आगे बढ़ते हैं तो अपना राजनीतिक नुकसान करते हैं। तो नीतीश कुमार जिस समय ये बात बोले होंगे, उनकी रणनीति रही होगी कि शायद इससे राष्ट्रीय स्तर पर हमारी एक भाजपा के साथ रहते हुए भी एक ऐसी सेकुलर छवि बनेगी जिससे हम दूसरे गठजोड़ों में भी शायद हमारे लिए स्थान बने। लेकिन आज जनता दल यू को यह आभास हुआ है कि इससे 2014 की जो हमारी उम्मीद है स्वयं धाराशायी होगी। लेकिन दीपक जी, मैं यहां दूसरी बात कहना चाह रहा हूं जो अरविंद मोहन जी ने कहा है। देखिए, इस बात को ध्यान रखिए, अगर मोदी बिहार में इतने बड़े मुद्दे होते तो 2009 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस और लोजपा तीनों ने मुद्दा बनाया और तीनों पार्टियों की बुरी दशा हो गई और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू जीती है चुनाव। 2004 में जरूर मुद्दा था, उसका लाभ राष्ट्रीय जनता दल और लोजपा को मिला था। लेकिन 2005 में वही राष्ट्रीय जनता दल और लोजपा मोदी को मुद्दा बनाती है, लेकिन सत्ता में जनता दल और भाजपा आती है। इसलिए आप जो कह रहे हैं कि छलावा है, चलिए मानिए आपकी बात, मानिए आपकी बात, मैं कह रहा हूं कि चुनाव के तथ्य भी इसको साबित नहीं करते हैं कि मोदी के आधार पर वहां वोट बढ़ सकता है। सीधे सुधांशु मित्तल जी के पास। सुधांशु मित्तल जी, शायद ही सर संजय जी, मैं 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं। सुधांशु जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी बनती है और जब ऐसी बहस हो जाती है बड़ा फंस जाता हूं, लगता हूं किसके पास जाऊं किस जी। सुधांशु जी, मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको नहीं लगता नीतीश कुमार ने जो हार्ड स्टैंड ले लिया है उसके बाद अब ना उनको निगलते बन रहा है ना उगलते? इसको हमारी कहावत में बोलते हैं कि सात छछूंदर वाली हालत नीतीश कुमार की हो गई है। जी, सुधांशु जी, मुझे अभी तक तो ये सारा विवाद ही नहीं समझ आ रहा है। ना तो प्रधानमंत्री का पद खाली है, ना अभी चुनाव की घोषणा है, ना ही अभी कोई ऐसे संकेत है कि कल चुनाव होने जा रहे हैं। तो इसलिए सारी उत्तेजना जो है उसका कारण मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूं। दूसरा, गठबंधन धर्म में एक चीज समझ लीजिए, मैं समझाऊं क्या? मतभेद होना और मनभेद होना, इन दोनों के फर्क को समझना पड़ेगा। हम लोग दो अलग अलग राजनीतिक संगठन हैं और मतभेद हो सकते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। एक सिंह दीपक जी, मनभेद नहीं होने चाहिए। जहां तक जनता दल यू के नेतृत्व का सवाल है, उनसे भाजपा के नेतृत्व के रिश्ते अत्यंत ही मजबूत ज्यादा है और संवाद लगातार है, कोई संवादहीनता नहीं है। मैं एक और चीज आप सबको याद दिलवाना चाहता हूं कि एनडीए जो है, एनडीए क्योंकि चुनाव एक मिनट खत्म कर ले दीजिए ना, उसके बाद जो बोलना है बोलिएगा ना। एक बार मैं सारे मुद्दे पर रख दूं, उसके बाद जो बोलना बोलिए। यूपीए जो है, यूपीए की चुनौती जो है सिर्फ अकेला भाजपा नहीं देने वाली है। यूपीए को चुनौती जो देने वाली है वो एनडीए देने वाली है। और एनडीए का कन्वीनर कौन है? जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अब की बार तीसरी बार चुने गए हैं, जिनको मैं बधाई दे रहा हूं तीसरी बार चुनने पे। ऐसी स्थिति के अंदर जिन स्थितियों की आप लोग परिकल्पना कर रहे हैं, जिन चर्चाओं की हाइपोथेटिकल डिस्कशन चल रही है, मोदी आ जाएंगे, ये होगा, वो होगा, नहीं होगा, अरे भाई भाजपा को अपना नेतृत्व तय कर लेने दीजिए। उसके बाद एनडीए के सामने हमारे को जाने दीजिए। एनडीए के ऑब्जेक्शंस हैं, नहीं है, क्या है क्या नहीं है, पहले आने तो दीजिए। सूद पर कपास लट्ठम लट्ठा, ये जो है राजनीति में, ये सूद भी है, कपास भी है, जुलाहे भी है, लट्ठम लट्ठा भी है। इसीलिए यही रहे हैं जनता दल और भाजपा कर रही है लट्ठम लट्ठा, हम लोग थोड़े कर रहे हैं। नहीं, इसके साथ में एक जानकारी सुधांशु जी को और देना चाहता हूं। सुधांशु जी, कल का जो डिस्कशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उस डिस्कशन के अंदर प्रधानमंत्री कौन होगा और कौन नहीं हो सकता, इस पर चर्चा होगी। और अभी अभी मेरे वॉच पर खबर आई है, जो मेरा ब्रेकिंग न्यूज है वो फ्लैश किया है, वो ये है कि नीतीश कुमार अरुण जेटली जी के घर खाना खाने जा रहे हैं। आपको लगता है कल हंगामा कम होगा? नीतीश कुमार जी को समझा पाएंगे अरुण जेटली? ऐसा पाठ पढ़ा देंगे एक दूसरे को तो बेचारा मोदी जो है उसको तो पानी नहीं मिलेगा। मैं आपको यही समझा रहा हूं, जिन चीजों के आप कयास लगा रहे हैं हो तो जाने दीजिए।
वो एक अंग्रेजी की कहावत है, मच स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। यहां जो सब चाहते हैं कि तोड़न टुटाई हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो सबको लगता है कि भाजपा और जनता दल में लट्टम लट्टा होने वाली, कुछ नहीं होने वाली है। हम लोगों में संवाद है, हम लोगों में आपस में एक विश्वसनीयता है, हम लोगों में आपस में परस्पर संबंध है। क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं आप लोग? पहले होने तो दीजिए। सिर्फ आपको जो जानकारी देती है, सुधांशु जी, सिर्फ इतनी विश्वसनीयता है, सिर्फ इतनी विश्वसनीयता है कि आपके तमाम टॉप लीडर्स के खाने की टेबल से उनकी थाली खींच लेते नीतीश कुमार। सिर्फ इतनी विश्वसनीयता है। भोजन पर बुलाया जाता है, खाना परोसा जाता है, थाली खींच ली जाती है। ये है विश्वसनीयता दोनों पार्टियों के बीच में। और गिरिराज जी उसके विरुद्ध जो है वीर रस की कविता और आवाज उठानी पड़ती है गिरिराज जी को बिहार में। मतभेद, तो इसीलिए तो उनका पोर्टफोलियो क्या है अभी? गिरिराज जी एकदम रहे थे। हमारा 17 साल का घंटा सुधांशु जी का वो लाइन ऑडियो के अंदर दिक्कत है, लेकिन इस बहस को इस बहस को हम जारी रखते हैं। सुधांशु जी के साथ ऑडियो के साथ कुछ प्रॉब्लम है। जनता दल यूनाइटेड की मीटिंग अभी खत्म हुई है और मेरे साथ चंद्रा सिंघवी जी जुड़ रहे हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड के महासचिव है, जाना माना चेहरा है पार्टी के। इनको मैंने खासकर इसलिए बुलाया है कि गुजरात इलेक्शंस के प्रभारी थे और गुजरात इलेक्शंस को जितनी नजदीकी से जनता दल यूनाइटेड की नजरों से उन्होंने देखा है, उतना किसी ने नहीं देखा होगा। चंद्रा सिंघवी जी, आपकी पहले से भविष्यवाणी थी कि नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं। भविष्यवाणी आपकी सच साबित हुई। आपने 10 दिन पहले मुझे बता दिया था कि वो जीत रहे हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। अब मैं कह रहा हूं वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। आपकी पार्टी कैसे रोक? ये मेरा विषय नहीं बनाना अभी तक। जब मुझे मेरी पार्टी इसके लिए अधिकृत कर देगी कि चंद्रा जी आप इसका फैसला करके बताओ कौन बनेगा, तब मैं इसका जवाब दूंगा। वहां तो गुजरात में मुझे प्रभारी बना के भेजा था, मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने पूरा चुनाव लड़ा, एक जगह गया, रथ यात्रा निकाली, पूरे आदिवासी इलाकों में गया और जाने के बाद मैंने कहा था तकरीबन 110-15 के बीच में मोदी जी की सीटें आएगी। क्योंकि जब मैं कोई जवाब देता हूं तो भूल जाता हूं मैं किस पार्टी का हूं। वह मेरे अपने सत्य चरित्र और अपनी निष्ठा के हिसाब से, अपने व्यक्तित्व के हिसाब से जवाब देना पड़ता है। भूल जाइए आप, मैं जवाब मांग रहा हूं। आपने कहा आप जब जवाब देते हैं तो भूल जाते हैं। आप ये बताइए, नरेंद्र मोदी सेक्युलर है कि? एक बात बताऊं साहब, कोई आप हाँ या ना, नरेंद्र मोदी सेक्युलर है या नहीं? मैं जवाब दूंगा। लीडिंग क्वेश्चन में पूछिए आप। जब लीडिंग क्वेश्चन, लीडिंग सवाल पूछना तो पत्रकार का काम होता है, नौकरी चलती। लीडिंग क्वेश्चन को टालना एक राजनीति का काम होता है। आपने आप ये बताइए कि नरेंद्र मोदी धर्मनिरपेक्ष है या नहीं? मेरी पार्टी 10 बार इस बात को कह चुकी है कि हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगी। नहीं, नरेंद्र मोदी धर्मनिरपेक्ष है या नहीं? मैं उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं हूं जो धर्मनिरपेक्षता का प्रमाण पत्र बांटती। फिर आप दूसरी पार्टियों को वैसे प्रमाण पत्र? मैंने कब दिया? आप कह रहे हैं ना हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्षता से समझौता नहीं करेगी, तो आपकी पार्टी को किसने सर्टिफिकेट दिया कि आप धर्मनिरपेक्ष हैं? हम कहते नहीं मत दीजिए, आम जनता दे देगी, आप मना कर दीजिए। आप अपने लिए अलग डंडा, दूसरों के लिए अलग डंडा, वही एजेंडा है। मैं कहता हूं जिस बात का फैसला जनता कर सकती है उस बात का फैसला व्यक्ति नहीं कर सकता। और इसलिए फैसला वही होता है जो आम जनता करती है। जनता से पूछ लो, मुझे क्यों पूछते हो? कोई आदमी किसी की नजर में कैसा, किसी नजर में, जनता से पूछ लो। मेरी पार्टी का जो भी रिस्पांस इस प्रश्न के जवाब में आया, जो आपने जिसके लिए मुझे बुलाया, आज तक मेरी पार्टी के अध्यक्ष ने एक ही बात कही कि फैसला निर्णय से होगा, कार्य समिति में होगा, प्रस्ताव पारित होगा, तब वो अधिकृत होगा। और कई लोग कई बात कहते हैं। अच्छा ये बताइए, फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट ये बता दीजिए कि कल भी डिस्कशन होना है, कल भी चर्चा होनी है। कल क्या प्रधानमंत्री का मुद्दा डिस्कशन पे आएगा और इस पर वोटिंग होगी या सर्वसम्मति से पास होगा? क्या प्रस्ताव एज ए महासचिव आपने बनाया है? हमने प्रस्ताव अभी बनाया ही नहीं है, बन रहा है। अच्छा ठीक है, बन रहा है। क्या बन रहा है बता दूंगा। आप मेरे जैसे जिम्मेदार आदमी से गैर जिम्मेदार जवाब की उम्मीद मत करिए। नहीं, मैं तो जिम्मेदार जवाब की उम्मीद कर रहा हूँ। के वरिष्ठ महासचिव तो जिम्मेदार जवाब की उम्मीद कर रहा हूँ। जनता भी आपको जिम्मेदार मानती है। हमारी पार्टी के एक महासचिव केसी त्यागी जी ने कहा कि 5-6 महीने का टाइम देंगे। उनको बहुत डांट पड़ी। तो 1 मिनट, उनको डांट पड़ी। मैंने उस पर क्या कमेंट किया मालूम है? अधिकृत स्टेटमेंट केवल शरद यादव दे सकता है। द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी जो समन्वय के वो विशेषज्ञ हैं जो पूरी संसद में विरोधी विचारधाराओं के बावजूद संसद चला देते हैं। मेरी पार्टी का प्रेसिडेंट समन्वयवाद का सबसे बड़ा प्रतीक, धर्मनिरपेक्षता का भी प्रतीक, पार्टी के हितों का इशू ही नोस एंड व्हेन ही विल से आई विल रिपीट इट।
यू डोंट रिपीट हिम, आप उनको मत रिपीट कीजिए, आप अपनी मूल भावनाओं को बताइए। अगर आप चाहते तो किस तरह का प्रस्ताव? पार्टियों के बंधन में मूल भावनाएं बंदी होती है। मैं पार्टी का डिसिप्लिन आदमी हूं, मेरे कई विचार बंद आ सकते हैं। जनता दल कोई कहता है जनता दल यूनाइटेड और डिसिप्लिन, तो लोग हंसने लगते हैं। आप लोग हंसते होंगे, मैं जनता दल में नहीं, जिस पार्टी में रहता हूं, मैं तो कईयों में रहा हूं, मैं तो डिसिप्लिन को मेरे जीवन का आधार मानता हूं। अब मुझे बात कहनी है, मैं अध्यक्ष को कहूंगा, शहजाद यादव से कहूंगा, आपको क्यों कहूंगा, मीडिया को क्यों कहूंगा? मीडिया को अच्छा ये बात बता दीजिए, खाली मीडिया को इतना ही बता दीजिए, कल प्रधानमंत्री पद के मुद्दे पर क्या कोई प्रस्ताव आएगा और पास होगा? मैं इतना जानता हूं कि ऐसी कटुतापूर्ण वातावरण में मेरी पार्टी के अंदर एक होकर के प्रस्ताव हमारी पार्टी में जो आएगा, हम लोग झगड़ा नहीं करने वाले हैं। हमारी पार्टी प्रधानमंत्री पद पर आएगा, नीतीश कुमार और शरद जी मिलकर वरिष्ठ नेताओं से बात करके जब वो फैसला कर लेंगे तब प्रस्ताव आएगा, और जब वो प्रस्ताव आएगा तो वाद विवाद का विषय बने, मेरी इसको उम्मीद नहीं है। माना मैंने वाद विवाद का विषय नहीं बनेगा, लेकिन जो प्रस्ताव आएगा वो प्रधानमंत्री पद से जुड़ा होगा, नरेंद्र मोदी से जुड़ा होगा। जिस चीज को मैंने पढ़ा ही नहीं, आप मुझे स्वप्निल प्रश्नों से कल्पलोक की यात्रा करवा रहे हो साहब, जो है ही नहीं प्रश्न। मैं तो चाहता हूँ यथार्थ लोक में रहें। यथार्थ लोक में यही है कि अभी कुछ है ही नहीं, आएगा तो बोलूंगा। मैं ऐसे काल्पनिक प्रश्नों को लेकर के राजनीति के स्वप्न लोक में आपके साथ घूमूं या विचरण करूं, ये मेरी आदत नहीं है। आपको लगता नहीं कि जेडीयू इस मसले पर सांप छछूंदर वाली हालत में हो गई है? ना निगलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है। आपको ऐसा है, राजनीति पहले तो आपने मोदी 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 नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, खूब चिल्ला दिया, जो चिल्लाए वो चिल्ला दिए। मैं आपसे इसका सही जवाब दे रहा हूं। राजनीति एक लिबरल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है। 1 घंटे में विचार आया, बदल दिया गया। क्यों? आप कपड़े बदलते हो, आप अखबार बदलते हो, लोग पार्टियां बदलते हैं, हमें विचार बदलने का अधिकार नहीं है क्या? जब जैसा सिचुएशन आई, जब वैसे विचार पनपे, जैसे विचार फिसल, ये तो बड़ी खतरनाक बात बोल रहे हैं आप। फिसल गए तो हर गंगे, फिसल गए तो हर गंगे। राजनीति का तथ्य है, राजनीति झूठ नहीं है, राजनीति जड़ नहीं है, राजनीति चैतन्य है, राजनीति डेड बॉडी नहीं है। इसीलिए कहते हैं राजनीति में कभी किसी पर भरोसा नहीं करना। भरोसे की बात ही नहीं है, विचार नहीं चाहिए, भरोसा पूरा भरोसा करो हम पे, हमारा ये सिद्धांत मान के चलो। अच्छा, अगर मैं आप पे भरोसा करूं तो आप ये बताइए कि कल के प्रस्ताव में मोदी और प्रधानमंत्री पद शब्द का जिक्र आएगा? अगर आप मेरा भरोसा करते हो, मेरी बात मानते हो, तो मैं राय दूंगा कि इस सवाल को मेरे बाद भी सिवा शरद यादव के आप किसी से न पूछिए। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप महासचिव है पार्टी के, आप महासचिव है पार्टी। मैं हूँ पार्टी का, इतना जानता हूँ। तो केसी ने एक बात कही, वो बात मुझे समझ में आती है। 17 साल से गठबंधन है, ये केसी जी ने कहा। एक हमारे और हैं, उन्होंने तिवारी जी ने कुछ और कह दिया था। आपने कभी मेरे मुंह से ऐसी बात सुनी? मैं एक ही बात कहता हूँ, ये एक पार्टी है जिसका नेतृत्व तो शरद यादव। मैंने सुनी है, जब भैरव सिंह शेखावत के लिए पूराराम की तलवार निकाल दी थी आपने 1995 में, सुना है मैंने? वो सुना था तो सुना है ना, पर उस पर मैं सुना था मैंने, वो उस समय मुझे स्वतंत्रता थी। आज मुझे क्या अधिकार है? मैं शरद यादव का एक कार्यकर्ता मानता हूं, मैं अपने आप को नीतीश और शरद जी के बाद एक जो उनसे कनिष्ठ कार्यकर्ता मानता हूं। मेरी बात यह है कि जो फैसला किया जाएगा, जो अधिकृत होकर के आएगा, उसी पर आप कमेंट करिए। अफवाहें उड़ती है गलत बातों से। अफवाहें तो आपकी पार्टी के लोग उड़ाते हैं। तो मैंने कब कहा कि मेरी पार्टी में सबके सब धर्मात्मा है? मैंने ये कहा सब मैं कहता ही नहीं। अगर धर्मात्मा नहीं है तो क्या है? कैसे भी लोग हैं, किस तरह? हर तरह के लोग हैं, मसलन पार्टी में हर तरह के लोग हैं, मसलन हर परिवार में हर तरह के लोग हैं। कुछ अच्छे हैं, कुछ क्रोधी हैं, कुछ जल्दी बोल देते हैं, कुछ सोच के बोलते हैं, कुछ गंभीरता से बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। हर पार्टी में अलग अलग लोग हैं। इन विचारधाराओं का समन्वय पार्टी है, हमारी पार्टी डेड बॉडी नहीं। चलिए मैं आगे चलता हूं। कई सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं अपने फाइनल वर्ड का। सिंघवी जी, मेरा सवाल बड़ा बहस जो थी वो ये थी कि क्या नीतीश कुमार की धर्मनिरपेक्षता एक छलावा है? आप कैसे बात किससे पूछ रहे हो? आपसे पूछ रहा हूँ। लोग मुस्कुरा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं अपने फाइनल वर्ड का। सिंघवी जी, मेरा सवाल बड़ा बहस जो थी वो ये थी कि क्या नीतीश कुमार की धर्मनिरपेक्षता एक छलावा है? आप कैसे बात किससे पूछ रहे हो? आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने पहली बात तो ये कि मैं व्यक्ति की धर्मनिरपेक्षता के बारे में बोलता ही नहीं हूँ। व्यक्ति खुद बोलता है कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ। हु एम आई टू चैलेंज? मैं बोलता हूँ, मान लीजिए कोई आदमी बोलता है कि मैं तो हिंदूवादी हूँ, हु एम आई टू चैलेंज? तो वो कहते हैं मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ, हु एम आई टू चैलेंज? आप चैलेंज करिए ना। आपका कहना है कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ। 2002 में गुजरात में जब गोधरा के दंगे हुए थे, वो रेल मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। वो तो दो साल तक सरकार नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, आप उनकी पार्टी के प्रतिनिधि? मैं उनकी पार्टी का प्रतिनिधि हूँ, समझे, पर मैं अपने दिल की आवाज वो बोलता हूँ जो मेरा दिल। इसका जवाब उससे पूछे। जब फिर मेरा वही सवाल, क्या नीतीश कुमार की धर्मनिरपेक्षता एक छलावा है?
मैं एक बात आपसे पूछ रहा था, इस बात का कोई अर्थ ही नहीं है। इस पर यह प्रश्न तो गौण है, क्योंकि हमारी पार्टी में नीतीश कुमार की नहीं, मेरी पार्टी पूरी ही धर्मनिरपेक्ष है। नीतीश कुमार उसके पार्ट है, मोनोपोली नहीं है धर्मनिरपेक्षता। शरद यादव भी धर्मनिरपेक्ष है, मैं भी धर्मनिरपेक्ष हूं। हमारी पार्टी में बहुत से धर्मनिरपेक्ष हैं, इन सबका समन्वय मिलाकर हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष है। चलिए बहस को आगे लिए चलते हैं। सबसे पहले संजय झा जी के पास। संजय झा जी, बहुत देर से आप सुन रहे हैं, चंद्रा सिंघवी जी सीधे सीधे बैठक से आ रहे हैं। बैठक का अंदाजा भी आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से गर्मा गर्म बहस रही होगी पार्टी के अंदर कि कल उन्हें क्या करना है, क्योंकि एक फेस सेविंग स्टैंड तो लेना पड़ेगा। क्या आपकी नजर में नीतीश कुमार धर्मनिरपेक्ष हैं? देखिए, जब आपने ये प्रश्न पूछा था उनको कि आप ये बताइए कि नरेंद्र मोदी धर्मनिरपेक्ष है या नहीं, तो उन्होंने साफ तरीके से आपके टेलीविजन चैनल पे जवाब देने से इनकार किया है। इसका मतलब ये इनकी दुविधा का एक जवाब आपको साफ तरीके से मिल गया है। भारत के जो लोग ये चैनल देख रहे हैं उनको ये जवाब आ रहा है जेडीयू से। आप जरूर कुछ कहना चाह रहे थे, और चंद्रा संघवी जी जब बैठे हैं तो मुझे पता है कि आपका दिल कुछ ना कुछ कहने को जरूर बेताब हो रहा होगा। गया ही नहीं, उनको जवाब मिला ही नहीं। दीपक जी, मैं कहना चाह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा कि रामायण में दो पात्र हैं, एक है नारद मुनि और एक है मंथरा। तो यहाँ पे हिंदुस्तान की राजनीति के मंथराएं और हिंदुस्तान की राजनीति के नारद मुनि दोनों समझ लें कि भाजपा और जेडीयू का जो संबंध है वो अटूट संबंध है। 17 साल से ये गठबंधन चल रहा है, इसमें आप कितना उकसाने की कोशिश कर लीजिए, कितना भुस्मा आग लगाने की कोशिश कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। हम लोग जो है यूनाइटेड हैं, यूनाइटेड रहेंगे। कांग्रेस का सुपड़ा साफ अगले चुनाव में करने वाले हैं। हमारा नेता का विषय जिस समय आएगा हम अपने आप तय कर लेंगे। उसके बारे में ना तो कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत है, ना किसी और को चिंता करने की जरूरत है। सब लोग अपने अपने घर संभालिए, हम अपना घर संभालना जानते हैं। और कितना भी आप भड़काने की कोशिश करेंगे, भड़कने वाले हमारे यहाँ बहुत ही गंभीर नेतृत्व है, बड़ा मैच्योर नेतृत्व है। और मैंने कहा कि इन परिस्थितियों में जब इतने साल से हम लोग गठबंधन चला रहे हैं और सरकार चला रहे हैं, तो आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जी, मंत्रा को आपकी पार्टी में और नारद आपके गठबंधन में कितने हैं और बाहर कितने हैं, या किसको बोल रहे हैं, ये भी थोड़ा साफ करिए। ये झगड़ा बाहर वालों ने कराया है या आपके अंदर का है? तो लग रहा है मुझे जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की कोई ना कोई मैच फिक्सिंग जरूर हो चुकी है। गिरिराज सिंह जी, आपके फाइनल कमेंट, क्या आपको लगता है ये मैच फिक्सिंग ज्यादा दिन तक चल पाएगी, वरना हम यही कहते रहेंगे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र हैं। इतना मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों पर चलता है और भारतीय जनता पार्टी जैसे पूरी पार्टी सेकुलर है तो नरेंद्र मोदी भी सेकुलर है। अगर पूरी पार्टी कॉम्युनल है तो नरेंद्र मोदी भी कॉम्युनल है। ये किसी का सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए और इसके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जब वाजपेयी जी थे तो वाजपेयी जी पर भी यही आरोप लगता था, लेकिन देश की जनता ने सर्टिफिकेट दी। आने वाले चुनाव में भी देश की जनता सर्टिफिकेट देगी। ये आवाजें नहीं जा रहा है। राजीव रंजन जी, आपने सुन लिया गिरिराज सिंह जी को कि नरेंद्र मोदी सेक्युलर है। आप मानते हैं नरेंद्र मोदी सेक्युलर है? दीपक जी, मैं एक चीज और, आपके सवालों का इतना सहज जवाब अगर आपकी अपेक्षाएं हैं तो मैं समझता हूं मैं आपको उत्तर देने में सक्षम नहीं हूं। किसी व्यक्ति को लेकर के पहले भी हमारी पार्टी ने कोई बात नहीं रखी है, लेकिन पार्टी ने जो बातें रखी हैं उस पर पार्टी आज भी कायम है और अपनी प्रतिबद्धता के लिए जनता दल यूनाइटेड को देश जानता है और हमारा प्राण जानता है। उन मूल्यों की रक्षा के लिए हम आगे भी प्रयत्नशील रहेंगे। लगता है दीपक से संपर्क फिलहाल हमारा कट गया। संपर्क हमारा कट गया है और हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जो पॉइंट रखना चाह रहे हैं कि भाई ये सब कुछ खड़ा किया तो हमारा है।
दीपक जी मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, ये सारा संवाद इस बात पर निर्धारित करा जा रहा है कि एनडीए का नेतृत्व कौन करेगा। मेरा फिर बार बार कहना है, पहले स्थितियां तो आ जाने दीजिए ना। आज पिछले 3 महीने में हम महंगाई की चर्चा नहीं कर रहे, हम भ्रष्टाचार की चर्चा नहीं कर रहे। आज कोल स्कैंडल हुआ, आज जो है कोल की रिपोर्ट को जो है किस तरह कांग्रेस ने उसको टेम्पर करने की कोशिश करी, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे। हम किसानों आत्महत्या करें उसकी चर्चा नहीं कर रहे। हम आज कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, महिलाएं असुरक्षित है, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे। हम देश के सामने जो प्रश्न है, देश की समस्याओं की चर्चा करें। हम इस चर्चा को छोड़ के एक बेफजूल बहस में लगे हुए हैं और इस उद्देश्य से लगे हुए हैं कि कहीं झगड़े हो जाए। अरे भाई, राजनीति को अपना स्वरूप अपने आप तय कर लेने दीजिए, एजेंडा ना फिक्स करिए, देश का एजेंडा फिक्स करिए। आज महंगाई से एक गृहिणी कितनी त्रस्त है उसकी सोचिए। उसके सामने जब 4,000 रुपए उसका पति देता है और कहता है कि भाई इसी में आपको काम चलाना पड़ेगा और वो कुछ नहीं कर पाती है, उसकी सोचिए। मैंने कहा प्रश्न बहुत गंभीर है देश के सामने। देश की जनता में त्राही त्राही मची हुई है। कांग्रेस के कुशासन ने इस देश को तबाह कर दिया है और इस कुशासन से देश की जनता जो है मुक्ति चाह रही है। इस कुशासन को उजागर करिए, उनका मर्म दुनिया के सामने लेके आइए, उनका मर्म जनता के सामने लेके आइए। कहां हम बेफजूल की बहस में पड़े हुए हैं? क्यों नहीं हम लोग महंगाई पे कर रहे हैं बहस? क्यों नहीं हम किसानों की आत्महत्या पे बहस कर रहे हैं? क्यों नहीं हम कानून की व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं? भ्रष्टाचार के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? कोर्ट स्कैम के बारे में बात कर रहे हैं? जनता दल यू के ये सेकुलरवाद प्रमुख मुद्दा है, ये हम लोगों ने नहीं बनाया है सुधांशु जी। ये सेकुलरिज्म का मुद्दा जनता दल यू ने बनाया है। नहीं, और अगर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने बनाया है और नरेंद्र मोदी नहीं होते तो जनता दल यू में ये आवाज भी नहीं उठती। एक ही मात्र व्यक्ति है जिसको लेके सारा चर्चा है। आप इसको ऐसे मत बनाइए कि हवा में जो है चीजें उड़ रही है। लेकिन दीपक जी, हम लोगों ने जो चंद्रदास संघवी की जो आवाज सुनी है आज, जो उस आवाज में एक अत्यंत ही शालीनता और मधुरता है, और जो हमारे मित्र राजीव रंजन सिंह जी की आवाज में इतनी मध्यम मार्गी ध्वनि है, वो ये बता रही है कि जनता दल यू को ये एहसास हो गया है शायद कि नरेंद्र मोदी के वितंडा व्यूह में हम ऐसे फंस गए हैं कि उससे किसी प्रकार बाहर निकलने का रास्ता बनाना होगा, नहीं तो हमारे हाथ में जो है वो भी जाएगा और जो अनिश्चित है वो तो छूटेगा ही छूटेगा। या जैसा हम लोग कह रहे हैं कि कांटा, नरेंद्र मोदी का कांटा को जो निगलने की कोशिश किया है वो गले में ऐसा चुभ गया है कि उसको बाहर निकालो। लेकिन संजोग ये है कि वो ऑपरेशन बड़ा करना पड़ेगा निकालने के लिए। पता नहीं जनता दल यू वो ऑपरेशन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। देखिए, नीतीश कुमार जी की छवि करिश्माई नेता की छवि, तमाम चीजें आईसीयू में है। राजीव रंजन जी, आपने उंगली उठाई है। राजीव रंजन, मैं वही कहना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी एक करिश्माई छवि के नेता है और धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर देश उनकी असलियत और उनकी पहचान जानता है। और जो इन्होंने कहा है किसी को कमतर आंकना, किसी को ज्यादा आंकना, गठबंधन कहीं न कहीं हम दोनों के सम्मान और स्वाभिमान को देख करके हम दोनों ने ये सफर तय किया है। इसलिए आप इसको आजमाने की कोशिश नहीं कीजिए और स्टूडियो बहस से गलत संदेश मत देने की कोशिश कीजिए कि नीतीश कुमार जी को यह एहसास हो गया। नीतीश कुमार जी ने बिहार में इतिहास रचा है। बिहार के कालजयी राजनेता है नीतीश कुमार, युगांतरकारी व्यक्तित्व है नीतीश कुमार का और बिहार के तमाम योगदान है और प्रधानमंत्री का भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के ये सफर उन्होंने तय किया है और उस सफर की अगुवाई उन्होंने की है। और कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी का नाम आज देश और दुनिया में तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी आज अगर सम्मान के साथ लिया जाता है तो कहीं न कहीं संसाधनों के अभाव से जूझते हुए बिहार को न केवल उन्होंने एक पहचान दी है बल्कि दुनिया को ये बताने का काम किया है कि ये मॉडल है जिसके जरिए देश में विषमता और जो खाई है, जो इम्बैलेंसेज है, जो एनोमलीज हैं, वो कहीं न कहीं इस मॉडल के विवाद क्यों पैदा कर रहे हैं? इसको तो हम लोग स्वीकारते ही हैं कि बिहार को जंगल राज से आप दोनों ने मिलकर निकाला है। आप इस समय क्यों वितंडा खड़ा कर रहे हैं? ये बहस बहुत लंबी है, ये बहस बहुत लंबी है, ऐसे खत्म नहीं होगी अवधेश भाई, बिल्कुल खत्म नहीं होगी। कल का वक्त भी इसके लिए है। चंद्रा सिंघवी जी अभी हमारे साथ हैं। चंद्रा सिंघवी जी कल भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अब मुझे बताइए सर, वो प्रस्ताव जो लिखा जा रहा है उसके अंदर क्या है? प्रधानमंत्री के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में प्रस्ताव जो लिखा जाएगा तब बताऊंगा।
अभी तो कुछ जगह फुल स्टॉप, कुछ जगह कॉमा जरूर होगी, इसके अलावा मुझे नरेंद्र मोदी के नाम के आगे फुल स्टॉप है? मैं कैसे मैंने देखा ही नहीं। प्रस्ताव देखूंगा, प्रस्ताव पढ़ूंगा, प्रस्ताव को समझूंगा, तब आपको जवाब दूंगा। मैंने पहली बार कही थी, मेरा एक एक शब्द ऑथेंटिक होता है, इररिलेवेंट मैं बोल ही नहीं सकता। मतलब आज 4 से 6 महीने बोलने के लिए केसी त्यागी साहब को डांट पड़ी थी? पड़ी होगी। जिसने आपने कहा ऑथेंटिक होता है, बिल्कुल डांटी थी वो जानता होगा, जिसने डांटी खाई वो जानता। और आपने सुनी? मेरी नॉलेज में आपने सुनी? मैंने सुनी नहीं साहब। आपने नहीं सुना? बिल्कुल नहीं। बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत। मैं एक बात बताऊं, मुझसे आपने जब भी सवाल पूछा है, मैंने आपको बाई हार्ट जवाब दिया है, बाई माइंड नहीं दिया है। चलिए बाई हार्ट एक जवाब दीजिए, आखिरी सवाल है, बाई हार्ट दीजिएगा, बाई हार्ट। क्या नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते? मैंने आपसे एक बात कह दी, क्या देवगौड़ा बन सकता था? क्या इंद्र कुमार गुजराल बन सकता था? जिनके नाम होते हैं वो भी चर्चा में होते हैं, कुछ गुमनाम होते हैं वो भी चर्चा में होते हैं। कभी कहीं पर तीर होता है, कहीं पर निशाना होता है, कभी निशाना लग भी जाता है, कभी नहीं भी लगता है। इसलिए प्रधानमंत्री नेगेटिव एजम्पशन से बनेगा, पॉजिटिव नहीं बनेगा। नाम आएगा। आप नरेंद्र मोदी को रूल आउट कर? मैं बोलता ही नहीं ना, मैंने कब रूल आउट किया? मैं किसी को नहीं, किसी का नाम आएगा, कोई कहेगा मुझे मंजूर नहीं, किसी का नाम आएगा, कोई कहेगा मुझे मंजूर नहीं। नाम हटते जाएंगे करते जाएंगे, तो सबसे कॉमन फैक्टर होगा वो बाद में आ जाएगा, वो देश का बदला। इतना बड़ा निकम्मा है ये मैं कैसे कह सकता हूँ? निकम्मा है कि नहीं है? जो कॉमन है वो एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल कॉमन आदमी वही होता है, जो एक्सेप्टेबल आदमी होता है पॉलिटिक्स में, वो वही कॉमन वो होता है जो सबको समन्वय करता है, जो लवेबल होता है, सबको गले लगाता है। नीतीश कुमार जी, मैं ये नहीं बोला, मैंने कब कहा नो, मैं किसी का नाम लेता ही। फिर शरद यादव जी? मैं किसी का नाम नहीं लेता, आपके मुंह से नाम सुन रहा हूं। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। चलिए आप अच्छा ये बताइए, प्रस्ताव पर डिस्कशन कल कितने बजे शुरू हो जाएगा, ताकि हम अपने टीवी कैमरे चौकस रखें? हमारी जहां तक जानकारी है, कल सारे प्रस्ताव डिस्कशन में आएंगे, सब पर विचार होगा। प्रस्ताव क्या है नहीं है, हाँ एक राजनीतिक प्रस्ताव है, एक विदेश मंत्रालय का प्रस्ताव है, और कुछ संगठन प्रस्ताव है। इनकी हेडिंग के अलावा मुझे कोई जानकारी नहीं है। हेडिंग ही बता दीजिए। राजनीतिक प्रस्ताव यही है ना, राजनीतिक प्रस्ताव ही हेडिंग है, अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति का प्रस्ताव ही हेडिंग है। हेडिंग के अलावा जो बोलता है वो गलत बोलता है, और ऑथेंटिक केवल शरद यादव बोल सकते हैं, जो पार्टी के अध्यक्ष। शरद यादव ही बोल सकते हैं। लेकिन दो चीजें यहां पर साफ है। पहली एक चीज तो ये साफ है कि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी दोनों के नेता जिस टोन में बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी को लेकर, उस टोन में कमी आई है। और दूसरी बात ये कि कल की रात, आज की रात जो कयामत की रात होने वाली है, खासकर उन नेताओं के लिए जिनको एक राजनीतिक संदेश लिखना है नरेंद्र मोदी, बीजेपी, कांग्रेस वगैरह वगैरह सबको दिखाते हुए, उनको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी कि वो बीच का रास्ता अब कैसे निकाले। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार किस तरफ कूदेंगे।